वोट की राजनीति के लिए ये लोग इतना गिर गए हैं कि किसी भी जाति और धर्म के लोगों के ऊपर कुछ भी न लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में युवा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सोच है सिर्फ वोट की बात है। ब्राह्मण सदैव समाजवादी रहा है, सभी जाति और धर्म के लोगों को मिला के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है, अगर कोई सिपाही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे क्या निलंबित करना चाहिए? ये जो अन्य पार्टी के लोग आए हुए हैं उनका ये टारगेट है कि पहले ब्राह्मणों ने हमको दबाया है, अब मैं इनको कैसे दबाऊं। आपका ये कहना है कि मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो यही मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की संख्या भी ज्यादा है। जिस पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, इस पार्टी को ब्राह्मणों के पूर्वजों ने सींचा था। दीपक जी, अगर जातिगत की बात करें तो जातियों में अगर हम देखें अपने नजरिए से तो ब्राह्मण सबसे उच्च में आते हैं। ब्राह्मण समाज बार बार अपने दर्द के ऊपर उनको कुठारघात किया जाता है, लेकिन इस समाज में कुछ भविष्य टाइप के लोग हैं जो खुल के विरोध नहीं करते हैं। कोरोना काल से लेके आज तक जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा ईमानदार है, इन्होंने देश के लिए क्या किया है। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो 2014 से और आज तक आपने 12 सालों में क्या किया? कॉकरोच जनता, ये युवा है, युवाओं का दर्द जो बाहर लिखा है, तो हम युवाओं के साथ तो पहले से थे, आज भी हैं उसके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्री रोशी। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार इन दिनों नए नए समीकरण बदल रहे हैं, कभी प्रशासनिक व्यवस्था पर, कभी जातिगत बयानों पर और कभी युवाओं के रोजगार को लेकर। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब अब जनता चाहती है। इन्हीं सवालों के साथ आज बेबाकी से जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद ही एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दीपक जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है इन दिनों, हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से एक बयान सामने आता है जिसमें वो ब्राह्मण और वैश्य समाज को इक्वल बताते हैं और इसके ठीक बाद वो कहते हैं कि वैश्य भले रहते हैं और ब्राह्मण बदल सकते हैं। वो ब्राह्मण को लगातार टारगेट कर रहे हैं। एक ब्राह्मण होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके सब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। दूसरी बात, देखिए, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, जिन्होंने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। रही बात इस तरह का बयान समय समय पे सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है, उसका बनाने का मेन कारण ये है कि ब्राह्मण जो है समाज का आईना दिखाने का काम करता है। समाज सदैव जो जिस पार्टी के वो है, ब्राह्मण सदैव समाजवादी रहा है, सभी जाति और धर्म के लोगों को मिला के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। जहाँ भी ब्राह्मण निवास किया है वहाँ सभी जाति और धर्म के लोगों को बसाने का प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान जो 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की जो राजनीति की व्यवस्था बदली, इसमें सिर्फ जातिवादिता का बोलबाला चालू हो गया और वोट की राजनीति के लिए ये लोग इतना गिर गए हैं कि किसी भी जाति और धर्म के लोगों के ऊपर कुछ भी न लगा सकता है। अभी हम लोग के ऊपर बोला गया है, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि महाराणा प्रताप के ऊपर बोला गया था, कभी पता चला गैर समाज के लोगों के ऊपर बोला जा रहा है। तो ये जो प्रवक्ता लोग हैं, इनका अपना अपना विचार है, अपना अपना एथी है और ये इस समय उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अब इस समय जातिवादिता की बात नहीं करना चाहते हैं कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब सिर्फ अपने विकास के, अपने रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं भाई, मैं तो प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, ऐसे प्रवक्ताओं के ऊपर कार्रवाई करिए कि जो बार बार उल्टे राजकुमार भाटी जी का जो बयान आया, इसमें आपको लगता है कि अखिलेश जी को इस पर कोई नहीं, कड़ा स्टेप उठाना चाहिए? मैं उनपे ये मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रवक्ताओं से थोड़ा परहेज बनाएं, नहीं तो आने वाला समय जो उनका है, क्योंकि वो अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, तो इनके लिए उनके काफी नुकसान होगा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो अपने आप को ब्राह्मणों को अपने साथ इकट्ठा करने की बात करते हैं, उन लोगों को भी ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहिए कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उनकी रखवाली है। जैसे मान लीजिए अभी पवन पांडे जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, कभी भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं लोग।
तो इन लोगों को खुद विरोध करना चाहिए। क्योंकि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सदैव इसका विरोध करती है। हम लोग तो खुल के उनका भारती जी का विरोध कर रहे हैं। हाँ। और समय कभी मिल जाएगा तो उनके आमने सामने एक बार दो हाथ जरूर होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी हमारा और उनका एक बार आमना सामना हो। चुकी अब यहाँ बोलना तो नहीं चाहते हैं, जब मिल जाएंगे तो उसके बाद अगर आपकी उनसे मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे उनसे? देखिए, मैं अब समय बताएगा उनके साथ मैं क्या करूँगा। कहूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा उनके साथ कि भाई आप इस तरह का जो शब्दों का प्रयोग किए हैं, क्योंकि बोल दूंगा तो हल्का हो जाएगा। और जब उनके साथ मैं ये करूंगा तब उनको पता चलेगा और समय के साथ उनको जवाब मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बस वो छोड़ के घूमना चालू करें उत्तर प्रदेश, तब पता चलेगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलना चालू किए थे तो रायबरेली की जनता ने दिया था ना जूते चप्पल से, तो दूसरा भांति पैदा हो गया। इनको भी मिलने वाला है, पक्का एकदम 100% मिलेगा। ब्राह्मण समाज इनको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। अब जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। आपको क्या लगता है, अगर कोई सिपाही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे क्या निलंबित करना चाहिए? हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें उस पुलिस सिपाही का नाम है सुनील कुमार शुक्ला, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और फिलहाल वो निलंबित है और शायद उनकी नौकरी भी चले जाती है। किस तरह आप इससे देखते हैं? देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले जुगल किशोर तिवारी साहब फायर विभाग में डीआईजी थे और हाथरस कांड होता है, एक ब्राह्मण परिवार के साथ उत्पीड़न होता है। वो वर्दी पहन के चले गए थे, अपने समाज के लोगों के साथ खड़े थे, तो उनके साथ भी कार्रवाई हुई थी। और ये जब से ये 2014 के बाद सरकार बनी है तब से ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रही है। चाहे इसके पहले जितना हुआ आप बताइए। इसके पहले आपने देखा था विकास दुबे चूंकि हत्यारा थे, अपराधी थे, लेकिन खुशी दुबे जो 4 दिन की ब्याही हुई बिटिया थी उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। जुगल किशोर तिवारी को आपने देख लिया। अभी आपने देखा था कि पूर्वांचल में शंकर तिवारी का परिवार है, भाई गांव के लोग उनकी मूर्ति लगवाना चाहते थे। क्यों ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है? क्या इसके पीछे आपको क्या वजह? देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी, ये जो उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। और चूंकि सुनील शुक्ला जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर ये चूंकि गैर समाज के होते तो इनके साथ कार्रवाई नहीं होती। ब्राह्मण समाज बार बार अपने दर्द के ऊपर उनको कुठारघात किया जाता है, लेकिन इस समाज में कुछ भविष्य टाइप के लोग हैं जो खुल के विरोध नहीं करते हैं और उनको आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो उनके बच्चों के साथ जो दुर्भाव होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी जैसे काला कानून लाया था, जिसपे सभी हमारी पार्टी ने भी और सभी धर्म और जात के लोगों का देख रहे थे कि एक दूसरे के आमने सामने टक्कर हो रहा था। यूजीसी का विरोध लोग कर रहे थे, कोई समर्थन कर रहा था। तो ये जो सरकार है ना, ये सिर्फ जातिवादिता पे लड़ाने का प्रयास कर रही है। उसी का एक मोहरा सुनील शुक्ला है। आपको लगता है कि वो ब्राह्मण है इसी वजह से उन्हें यही लिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई? और कोई देखिए, अपने हक की बात हर आदमी करता है। अगर मान लीजिए आप किसी को व्यक्ति को, अगर आप मान लीजिए जिस परिवार की हैं तो आपकी कोई पीड़ा हुई तो अपनी माँ और बाप से कहेंगे ना। तो वैसे सुनील शुक्ला अगर मान लीजिए उनको किसी बात की पीड़ा थी तो अपने विभाग के डीजीपी से कहेंगे, एसपी से कहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही पर गृह विभाग है, तो वो कहेंगे। तब इसके ऊपर अगर वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, और ये सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते इनके साथ हुआ है। दीपक जी, अगर जातिगत की बात करें तो जातियों में अगर हम देखें अपने नजरिए से तो ब्राह्मण सबसे उच्च में आते हैं। जी, आता। तो ब्राह्मणी टारगेट क्यों? देखिए, ब्राह्मण का टारगेट करने का, देखिए अभी एक यूजीसी बिल आया था, ठीक है ना। ब्राह्मण को हर पार्टी जो है लुभाने का प्रयास कर रही है। और दुर्भाग्य ये है कि जिस पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, इस पार्टी को ब्राह्मणों के पूर्वजों ने सींचा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है, ऐसे 7 लोगों ने इस पार्टी को सींचा था। और उसी में इन लोगों का अपमान हो रहा है। उसके बाद भी हमारे समाज के जो नौजवान हैं समझने को तैयार नहीं है। आपका ये कहना है कि मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो यही मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की संख्या भी ज्यादा है। अच्छा, ये चीज बताइए कि इसके पहले बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उस समय सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हुआ करते थे। आप गिन के बता दीजिए ना, 45, 46, 43 विधायक थे, एक साथ बैठ के उन्होंने चाय पी लिया था तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई थी।
बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थे तो कितने अच्छे अच्छे विभाग सब ब्राह्मणों के पास था, ज्यादा से ज्यादा विधायक थे। हाँ। तो ये कौन कहने की बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती ने किया नहीं था? ये कौन बहुत बड़ा एहसान कीजिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों की पार्टी थी ना। अब तो उस पार्टी में हम लोग बेगाने हो गए ना। हमको तो अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को शुभचिंतक नहीं, ये तय। आपके नजरिए से क्या सोचती है? देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, हाँ। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैडर का कार्यकर्ता नहीं है। अभी आपने कलकत्ता का जो चुनाव हुआ था, अभी देखे थे टीएमसी के ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं, देखा है आपने। अभी मध्य प्रदेश में देखिए माधवराव सिंधिया के परिवार के ही जो उनके लड़के थे वो इस समय मंत्री हैं, आप देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए उप मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस और बसपा से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे पुराने ब्राह्मण थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, वो है बचे ही नहीं है, उनका तो शोषण हो रहा है। ये जो अन्य पार्टी के लोग आए हुए हैं, गैर समाज के लोग आए हैं, उनका ये टारगेट है कि पहले ब्राह्मणों ने हमको दबाया है, अब मैं इनको कैसे दबाऊं। आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा जो सरकार है, जिस ट्रैक पे चलने की बात कही थी उन्होंने, अब वो ट्रैक पे वो नहीं चल रही है? अगर इस भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार बनती है तो उन्होंने कहा था कि मैं गाय की रक्षा करूंगा, ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा, गंगा की रक्षा करूंगा। गंगा कितनी साफ हो गई आपने देखा ही है, ठीक। गाय की क्या रक्षा हो रही है? अगर देश के प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जितनी भी गौशाला खोद बनवाए हैं, वहाँ जेसीबी से अगल बगल खुदाई करा ले, पता चल जाए कि गौ माता की क्या दशा है। और इस समय धूप ज्यादा हो रही है, देख रहे हैं पक्षियों के, किसी भी गौशाले पर आप भ्रमण करके देख लीजिए, गौ माता बिना पानी के और भूसे के प्यासे तड़पड़ा रही है। और गंगा का आपने देखा दशा ही देख लिया, ब्राह्मणों की आप दशा देखी रही। अभी आपने सुनील शुक्ला कहा था कुछ दिन पहले, देखिए मंडला महा जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को चोटी खींच के इलाहाबाद में मारा गया था। तो ये सरकार जो आई थी ब्राह्मण, गाय और गंगा की सुरक्षा के नाम पे आई थी, और ये तीनों में फेल रही। मेरा युवाओं से जुड़ा कुछ सवाल है। नीट पेपर लीक मामला तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से चर्चा में है। इससे पहले भी कई पेपर लीक्स हुए हैं, और इस बार नीट के पेपर से पहले तो ये कहा गया था कि इस बार कोई पेपर लीक नहीं होगा, सब कुछ सिक्योर है, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। इससे आपको लगता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में युवा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी सोच है सिर्फ वोट की बात है। वो तो कहते हैं कि युवाओं के साथ हैं, खासकर अब तो जेनजी आ गए हैं, जेनजी के अच्छा, साथ। ये बताइए 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि कौन सा परीक्षा लीक नहीं हुआ? कोई एक आध बता दीजिए जो बच गया हो। हर परीक्षा लीक हुआ है, सिर्फ लीपापोती हो रही थी। जब परीक्षा लीक हुआ था तो मध्य प्रदेश के जो एसटीएफ के क्राइम ब्रांच प्रभारी थे बार बार कर रहे थे, लेकिन नीट के जो डायरेक्टर है वो बार बार कर रहे थे नहीं सब फिट फाट है। और जब उसका साक्ष्य मिलना चालू हुआ तब ये जो आनम फानन में 3-4 बजे, सुबह तो कह रहे थे बहुत सही है, और 3-4 बजे जब होता है तब इन्होंने उसको लीक किया। तो ये सरकार जो है युवाओं से कोई मतलब नहीं। युवाओं के साथ अभी आप देख रहे होंगे कि एक आया कॉकरोच जनता पार्टी, अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत तेज चल रहा है। आप इस कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये युवाओं का ही है ना, जो 22.5 लाख बच्चे जो हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो आपके पार्टी से हैं। फिर से मेरी बात है, वो संस्थापक कभी आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है, वो युवा तो ही हैं जो उसमें जुड़े हैं कॉकरोच जनता पार्टी में, युवा तो है। वो अपने दर्द को अब सोशल मीडिया पर लिखना चालू है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अपने दर्द को बता रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, मेरा बच्चा भी, हम खुद नहीं जानते थे, कल मेरा बेटा सुबह दिखा रहा है कि पापा ये देखिए कॉकरोच जनता पार्टी है, वो भी उसका मेंबर है, वो भी उसको फॉलो किया। आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? देखिए, कॉकरोच जनता ये युवा है, युवाओं का दर्द जो बाहर लिखा है, तो हम युवाओं के साथ तो पहले से थे, आज भी हैं उसके साथ में। कह रहे हैं कि विपक्ष का, कांग्रेस और आपका ये रणनीति है बीजेपी को पछाड़ने की। ऐसा है, देखिए कांग्रेस और बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, वर्तमान जो सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रवक्ता से आप बात कर लीजिए तो उनके पास 3 ही सवाल लगता है। नेहरू जी, ठीक है, मुसलमान, ठीक है, और मुलायम सिंह यादव का परिवार, 3 शब्द रहता है इनके पास
इन्होंने किया है। 2014 से आज तक इन्होंने क्या किया है ये अपना बता दें। मनमोहन सिंह कम बोलते थे ना, आप जानते हैं मनमोहन सिंह सबसे कम बोलते थे। जब 2014 में देश के जो सिकंदर प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनको मैं सिकंदर कहता हूँ, उन्होंने जब बागडोर दिया था तो पैसे का जो मूल्य था 58 रुपया था। और आज क्या है, आज देखे हैं, आज 96 रुपया कुछ पैसा है, 95 रुपया कुछ पैसा है। तो ये लोग से जब भी आप बात करेंगी तो न रोजगार पे बात करेंगे, न आपके व्यवसाय पे बात करेंगे, और न आपको शिक्षा पे बात करेंगे। जो आप एक चीज बता दीजिए कि देश का जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये दो लोग बहुत ताकतवर है ना, कभी इन्होंने रोजगार के लिए बात किया है? कभी आपने, आप चूंकि मीडिया क्षेत्र है, इनका कोई बाइट चाहे किसी ने इन्होंने रोजगार पे बात किया है, और न इन्होंने व्यवसाय पे बात किया है, और न बच्चों को जैसे एम्स हुआ, चाहे केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय हुआ, इन्होंने कितना बनवाया ये उनसे पूछिए। बस इनके पास ये है कि विश्व बैंक द्वारा जो कर्जा लिया जा रहा है कि हम पीपी मॉडल पे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि अपने पैसे बना रहे हैं, पीपी मॉडल पे आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, पीपी मॉडल पे आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सरकार क्या बना रही है? सिर्फ पीपी मॉडल पे इनका बन रहा है कि भाई कोई पूंजीपति आदमी है, जैसे भी हमारे कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज बना है, पीपी मॉडल पर बना है, उसके मालिक अंडानी जी हैं। आखिर ये क्या बनवा रहे हैं? इन्होंने कुछ बनवाया है? आप बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जब देश में अकाल पड़ता राशन का, तो उन्होंने अपने परिवार को भूखे रखा, याद है ना? उन्होंने अपने परिवार को भूखे रखा, एक दिन का उपवास किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब देश के आर्थिक संकट आता है तो वो अपने पूरे जेवर उठा के रखती हैं कि मैं अपने राजकीय कोष में जमा करते हैं। आप बताइए, कोरोना काल से लेके आज तक, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा ईमानदार है, इन्होंने देश के लिए क्या किया है? इन्होंने क्या गिरवी रखा है? क्या कुछ त्यागा है? अभी उन्होंने हम लोग कहा भाई अब डीजल पेट्रोल कम खर्चा करिए। भाई हम मान लीजिए, चलिए हम डीजल पेट्रोल हम कम खर्चा कर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया आप देख ही रहे कि विदेश के दौरे में है, डीजल पेट्रोल टॉफी खिला रहे थे, बांट रहे थे। बिल्कुल, डीजल पेट्रोल कम यूज करने बोल रहे हैं। ऊर्जा संकट बढ़ने वाला है। अब उनका ये कहना है कि देश जैसे पहले गरीबी की स्थिति में थी, अगर स्थिति नहीं संभली तो फिर से देश उसी गरीबी की स्थिति में आ जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए कि 2014 से आज तक आपने कांग्रेस से सत्ता छीना, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो 2014 से और आज तक आपने 12 सालों में क्या किया? क्या देश को आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए लाख खड़ा करना था आपको? आपकी विदेश नीति क्या थी? आपकी आर्थिक नीति क्या थी? आपकी शिक्षा की नीति क्या थी? आप पहले बताइए ना। जो आप अभी परीक्षाओं की बात की थी, आपने इसका क्या अर्थ किया था कि पेपर लीक हो जा रहा है? आपकी कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? सिर्फ आपके पास एक सीबीआई है, जो कुछ आपके पास बोलेगा उनको जेल भेज देंगे, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देंगे, उनको जेल भेज देंगे। इसके सिवा आपके पास कुछ है? बताइए। इन्होंने कोई एक नया एम्स बनाया हो, इन्होंने कोई अच्छा कोई आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई बनाया आपने? 2014 के बाद से आप पता कर लीजिएगा, जो पहले बनना था पहले। अभी आप उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, गोरखपुर का जो केंद्रीय बना है, वो भाई पहले से ही प्रस्तावित था, बना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। और रायबरेली में एम्स बना है, वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बना। उत्तर प्रदेश में इसके बाद कौन सा एम्स बन गया? कोई और नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और बता दीजिए। नाम सिर्फ परिवर्तन हुआ। अब 2027 का चुनाव आ रहा है, परिवर्तन की बात करते हैं। आपकी पार्टी क्या सोचती है परिवर्तन के बारे में? देखिए, हमारी पार्टी तो का एक ही नारा है कि हम जाति पात की करे विदाई, आपस में हम भाई भाई। बात समझिए, हम जातिवादिता की बात नहीं करेंगे, सिर्फ विकास के मुद्दे की बात करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे। और रही बात कि ये हमारा जो जैसे है कि प्रयास बहुत बड़ा है, जो आज के वर्तमान परिवेश में सिर्फ जातिवादी के लोग पड़े हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता पड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी जैसे पड़े हैं, संजय निषाद जी पर जैसे लोग हैं जो जातिक नेता हैं, चंद्रशेखर राव जी, इनके बीच में मुझे फाइट करना है। मेरा जो मुद्दा है बहुत एकदम समझे गंगा जी के पानी तक एकदम साफ है, ठीक है। जो हम कहेंगे वही करेंगे। दीपक जी, फाइटिंग की बात होती है तो जो ब्राह्मण समाज है वो तो बीजेपी को वोट दे रहा है, जो पिछड़ा दलित है
वो मायावती जी को वोट देने जा रहे हैं। बच्चे आप, देखिए, आपके पास कैसे आएंगे? ठीक है, देखिए, बहन जी का जो बिरादरी का वोट है, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण वही ब्राह्मण है हाँ। जो उनके भक्त हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में कोई न कोई पदाधिकारी है और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना झंडा ढो रहा है वही है। जो गांव गली और जिसको राजनीति से मतलब नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को एकदम छोड़ चुका है, ठीक है। और रही बात जो बहन जी की बात आप कर रही हैं, इनके साथ भी जो, मेरी बात नहीं में, हर पार्टी में कुछ भक्त टाइप के लोग होते हैं। तो जो दलित समाज है वो भी अब जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी, और चाहे हमारी बहन कुमारी मायावती हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय बी टीम बहन कुमारी मायावती हो गई है, ठीक है। तो उनको भी रोजगार चाहिए और उनके बच्चों को नौकरी चाहिए। उनको अब आप देखिए, पहले 1 महीने का एक बार राशन मिलता था, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन राशन 2 बार महीने में बांटा जा रहा है, सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है कि आप भाई गरीब लोग आप लोग राशन खाओ। सिर्फ परेशान जो है मध्यम वर्गीय आदमी है, मोटरसाइकिल से गरीब तो एकदम अच्छी है, तो वो भी समझ गया है कि मुझे करना क्या है। इस बार कोई बताएगा नहीं, इस बार वोट देगा तब पता चलेगा क्या होने वाला। 2027 चुनाव के लिए सर्वजन हित पार्टी क्या दावा करती है? मध्यम वर्ग के बारे में सोचेगी? देखिए, अगर अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी अगर फाइट में आती है और खुदान खास्ता अगर हम कुछ हमारी अगर विपक्ष में भी आ जाएंगे तो हमारा पहला मुद्दा जो रहेगा कि आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की हम बात करेंगे। और जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर थे, जो मिलें थी, जो कल कारखाने थे, जैसे मान लीजिए हम पूर्वांचल से आते हैं, जो हमारी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, उसको हम लोग चलवाने का 100% प्रयास करेंगे। अगर वो चलेगा तो स्वतः वहाँ लोकल में रोजगार की उत्पत्ति हो जाएगी। हम रोड और नाली खरंजा चूंकि नहीं बनवाने की बात करेंगे, क्योंकि रोड नाली खरंजा बनेगा तो 10-20% जो कमीशन वर्तमान में मिल रहा है वो कमीशन की बात होगी। जो बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको चलवाएंगे पूर्वांचल में, जिससे वहाँ के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो। दूसरी बात, 1 से लेके इंटर तक की जो शिक्षा है वो फ्री करेंगे, ठीक। और तीसरी चीज, जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल का जो है, प्राइवेट स्कूल वाले अपने मनमानी जो किताब लगा रहे हैं और जो फीस ले रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी की किताब बनी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, वही एनसीईआरटी की बुक प्राइवेट स्कूलों में रखी जाए, चाहे डीपीएस हो चाहे लखनऊ पब्लिक स्कूल हो। वही किताब जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी की किताब, वही प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाया जाए। क्योंकि जब बच्चा इंटर तक पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन जब वो कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो वहाँ उनका व्यक्तिगत किताब नहीं चल रहा, वही एनसीईआरटी किताब, वही लेखकों की किताब चल रही है। तो वो जो किताब के नाम पे, जूता चप्पल के नाम पे, पहले हम लोग कहते थे शिक्षा मंदिर है। अब क्या मंदिर में जूता कपड़ा बेचा जाता है? आप कोई मंदिर जूता कपड़ा देखी है? लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों है उसमें जूता कपड़ा एकदम समझिए उनका है कि आप यहाँ से जूता लीजिए, यहाँ से चप्पल लीजिए, यहाँ से बेल्ट लीजिए। तो इसको प्रावधान किया जाएगा। और जो हम लोग का आयुष्मान कार्ड, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी इन्होंने बना दिया है कि जिनके 6 बच्चे होंगे, ठीक है, अगर हम आएंगे तो हम आधार कार्ड जो है, जैसे आप मान लीजिए यूडब्ल्यू का कार्ड बनता है, आप जो अपना नहीं है आय प्रमाण पत्र बनता है, तो आय प्रमाण पत्र के आधार पे जो हमारा आधार कार्ड है इसी को आयुष्मान कार्ड मानेंगे। और जो इन्होंने अपना जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती कराने का प्रयास किया जाएगा। आप चले जाइए किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ डॉक्टर बाहरी दवा लिख रहा है, वहाँ इनके पास पैरासीटामॉल के सिवा कोई दवाई नहीं है इनके पास। नहीं, इनके पास जांच करने जितनी भी इनके जिला अस्पतालों में चले जाइए, एक्सरे मशीन हो चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, सारा बंद पड़ा है, खराब पड़ा है। और जो लगा भी है वो प्राइवेट वाले लगाए हुए हैं और वो उनकी फीस हमको अलग से जमा करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अब हम भी ये आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप इसी तरह से काम करें। तो ये थे दीपक जी जो हमारे साथ आज स्टूडियो में थे और इन्होंने अपने दावों को बड़े ही बेबाकी से बताया। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि 2027 चुनाव में आखिर किसका राज तिलक होता है उत्तर प्रदेश में और किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब काम होता है, उत्तर प्रदेश का कैसा विकास होता है।